नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल VNKD स्टडी पोर्टल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग CTET के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए NCERT का एक सीरीज स्टार्ट किए हैं। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 7th का देखिए हिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है प्रारंभिक कथन, हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। देखिए दोस्तों, इससे पहले हम लोग क्लास 6 का जो है हम लोग हिस्ट्री पढ़ चुके हैं, पॉलिटी पढ़ चुके हैं, जियोग्राफी पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7th का देखिए हिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ेंगे। यदि आप लोग पीछे के सभी वीडियो नहीं देखे हैं और देखना चाहते हैं तो देख लीजिएगा, वो सभी वीडियो आप लोगों को चैनल के पृष्ठ में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और साथ ही दोस्तों, यदि आप लोग अभी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए, चैप्टर का नाम है प्रारंभिक कथन, हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। देखिए, क्लास 7th का यह NCERT का हिस्ट्री का पहला चैप्टर है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। देखिए, हम लोग पढ़ते हैं। मानचित्र 1 और 2 पर नजर डालिए। मानचित्र 1 अरब भूगोलवेत्ता अल इदरीसी ने 1154 में बनाया था। देखिए, जो आप लोगों को यह मानचित्र दिखाई दे रहा है, यह वाला, इसको अल इदरीसी जो है यही बनाया था। तो आप लोग याद रखिएगा इसको। तो देखिए, लिखा है कि अरब भूगोलवेत्ता अल इदरीसी ने 1154 में बनाया था। यहाँ जो नक्शा दिया गया है वह उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है और भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। और देखिए, लिखा है कि मानचित्र 2 एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में बनाया था। दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं मगर उनमें काफ़ी अंतर है। अल इदरीसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहां हम आज उत्तर भारत ढूंढेंगे और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है। जगहों के नाम अरबी में दिए गए हैं और उनमें कुछ जाने पहचाने नाम भी हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश। देखिए, यह मानचित्र नंबर 2 है, उत्तर प्रदेश का कन्नौज। और देखिए, मानचित्र 2 पहले मानचित्र के बनने के लगभग 600 वर्ष बाद बनाया गया। इस कालावधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफ़ी बदल गई थी। यह नक्शा हमें ज़्यादा परिचित लगेगा। उसमें विशेषकर तटीय इलाकों के बारीक ब्यौरे देखकर आश्चर्य होता है। यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपनी समुद्र यात्रा के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल किया करते थे। देखिए दोस्तों, CTET में कथन और निष्कर्ष वाले प्रश्न यहीं से बनते हैं, इसलिए देखिए NCERT का एक एक लाइन CTET के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिए। देखिए, लिखा है कि यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपनी समुद्र यात्रा के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल किया करते थे। जैसे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए लिखा है कि गल्फ डी बंगाल, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। देखिए, मानचित्र 2 है और देखिए यह जो है मानचित्र 1 है। यहाँ पर देखिए हम लोग देखते हैं मानचित्र 1 के बारे में कुछ लिखा है। 12वीं सदी के भूगोलवेत्ता अल इदरीसी का बनाया हुआ दुनिया के नक्शे का एक हिस्सा, जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप को भूमि से समुद्र तक दिखाया गया है। देखिए, मानचित्रकार उसे कहा जाता है, जो व्यक्ति मानचित्र या नक्शे बनाता है उसे ही मानचित्रकार कहा जाता है। और इधर हम लोग देख लेते हैं। देखिए, मानचित्र 2 जो है यह वाला 18वीं सदी के आरंभ में गुइलाम द लिस्ले के एटलस नुमो के अनुसार यह उपमहाद्वीप है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए, हम लोग यहाँ पर देखते हैं, यह उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको हम लोग नहीं देखेंगे, आगे देखते हैं। देखिए, इतनी ही महत्वपूर्ण एक और बात यह है कि दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बहुत बदल गया था। इतिहासकार जब बीते युगों के दस्तावेजों, नक्शों और लेखों का अध्ययन करते हैं तो उनके लिए उन सूचनाओं के संदर्भों का, उनकी भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का ध्यान रखना जरूरी होता है। अब हम लोग चलिए देखते हैं नई और पुरानी शब्दावली के बारे में। अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं तो भाषा और अर्थों के साथ क्या होता है। ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं और ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदली हैं। उदाहरण के लिए, मध्य युग की फारसी आधुनिक फारसी भाषा से भिन्न है। यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं आई है, समय के साथ शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। उदाहरण के लिए, हिंदुस्तान शब्द ही लीजिए। आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं,
13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिनहाज सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। देखिए दोस्तों, यहाँ से एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। देखिए सीटेट में प्रीवियस ईयर में यहाँ से प्रश्न जो है पूछा गया था। आप लोग देखिए, इसको याद रखिएगा। तो देखिए लिखा है कि 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिनहाज सिराज, याद रखिएगा, मिनहाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। तो पूछ लेगा कि हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो मिनहाज ए सिराज ने किया था। और देखिए तब उस समय उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के ही कुछ समान था, मगर जहां भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्व के रूप में पहचाना जा रहा था, वहां हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो हम आज जोड़ते हैं। किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। उदाहरण के लिए विदेशी जैसा सीधा साधा शब्द ही ले लीजिए। हमारे लिए आज इसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो भारतीय न हो। मध्य युग में मानो किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग न हो, विदेशी कहलाता था। तो देख सकते हैं मध्य युग में विदेशी किसे कहा जाता था। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेशी और फारसी में अजनबी कहा जा सकता है। इसलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था, किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक या जाति परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। इससे भी ध्यान रखिएगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं इतिहासकार और उनके स्रोत। इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं और उनकी खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए वे अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए पिछले साल आपने गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा। इस पुस्तक में हम मोटे तौर पर 700 से 1750 ईस्वी तक लगभग 1000 वर्षों के बारे में पढ़ेंगे। इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं उनमें आपको बहुत सी बातें ऐसी मिलेंगी जो पिछले युग से वैसी ही चली आ रही हैं। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य यानी कि भवन निर्माण कला तथा लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं, पर कुछ बातें पहले से काफ़ी भिन्न भी हैं। इस युग में प्रामाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई। इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल धीरे धीरे कम करने लगे। इस समय के दौरान कागज क्रमशः सस्ता होता गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगा। लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन तथा उपदेश, अर्जियां, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खाते आदि लिखने में इसका उपयोग करने लगे। धनी व्यक्ति, शासक, जनमठ तथा मंदिर पांडुलिपियां एकत्रित किया करते थे। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों तथा अभिलेखागारों में रखा जाता है। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती है, मगर साथ ही इनका उपयोग कठिन है। देखिए पांडुलिपि उन्हें कहा जाता है जो है हाथ से लिखा जाता है। जैसे हम लोग क्लास 6 वाले चैप्टर में पढ़े थे हम लोग कि पांडुलिपि जैसे मान लीजिए वो हिमालय पर एक भुज नामक वृक्ष के छाल पर ही लिखा जाता था हाथ से, वही सब पांडुलिपि है, उसको याद रखिएगा। मतलब हाथ से लिखा हुआ वही पांडुलिपि कहलाता है। उन दिनों छापे खाने तो नहीं थे, इसलिए लिपिक या नकलनवीस हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे। अगर आपने कभी किसी मित्र के गृहकार्य की नकल उतारी है तो आप जानते होंगे कि यह काम आसान नहीं है। कभी कभी आपको अपने मित्र की लिखावट समझ में नहीं आती होगी और आपको मजबूर होकर अंदाज ही लगाना पड़ता होगा कि क्या लिखा गया है।
फलस्वरूप आपके लिखे में मित्र के लिखे हुए से कुछ मोटे मोटे लेकिन महत्वपूर्ण अंतर आ जाते होंगे। पांडुलिपि की प्रतिलिपि बनाने में भी कुछ यही होता है। प्रतिलिपियां बनाते हुए लिपि के छोटे मोटे फेर बदल करते चलते थे। कहीं कोई शब्द, कहीं कोई वाक्य, सदी दर सदी प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियां बनती रही और अंततः एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से बहुत ही अलग हो गई। इससे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि आज हमें लेखक की मूल पांडुलिपि शायद ही कहीं मिलती है। हमें बाद के लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर ही पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए इस बात का अंदाज लगाने के लिए कि मूलतः लेखक ने क्या लिखा था, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते रहते थे। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 में और दूसरी बार इसके 2 वर्ष बाद लिखा था। दोनों में अंतर है, लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी ही नहीं थी। यह पुस्तकालयों के विशाल संग्रह में कहीं दबा पड़ा था। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम लोग उसे देखते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए जो हम लोग पढ़े कि जो नकल नवीस होते हैं, देखिए वो एक नकल नवीस है जो लिख रहा है, तो हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए अभिलेखागार क्या होता है, तो ऐसा स्थान जहाँ दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। आज सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के अभिलेखागार होते हैं, जहां वे अपने तमाम पुराने सरकारी अभिलेख और लेन देन के ब्यौरों का रिकॉर्ड रख देते। देखिए अभिलेखागार होता है। देखिए चित्र 1 यहाँ पर दिया है। यह एक लघु चित्र की प्रतिकृति है जिसमें एक लिपि का किसी पांडुलिपि की नकल कर रहा है। देख सकते हैं आप लोग, एक जो है यह लिपिक है जो किसी पांडुलिपि की नकल कर रहा है। इस चित्र का आकार सिर्फ 10.5 सेमी × 7.1 सेमी है। इस छोटे आकार के कारण इसे लघु चित्र या मिनीएचर कहा जाता है। कभी कभी इन लघु चित्रों का प्रयोग लेख में आई पांडुलिपियों को स्पष्टता प्रदान करने के लिए किया जाता था। ये इतने सुंदर होते थे कि आगे चलकर संग्रहकर्ता अक्सर इन चित्रों को पांडुलिपियों से अलग करके बेचने लगे थे। यहाँ देखिए हम लोग चित्र 2 देखते हैं। देखिए जो ऊपर हम लोग देखें चित्र 1 था, देखिए चित्र 2 है, इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए लिखावट की भिन्न प्रकार की शैलियों के कारण फारसी और अरबी पढ़ने में कठिनाई हो सकती है। नस्तलीक लिपि यानी बाईं ओर में वर्ण जोड़कर धारा प्रवाह रूप से लिखे जाते हैं। फारसी अरबी के जानकारों के लिए इस लिपि को पढ़ना आसान होता है। शिकस्त लिपि यानी दाईं ओर अधिक सघन, संक्षिप्त और कठिन है। देखिए यह शिकस्त लिपि है और देखिए जो बाएं तरफ दिया है यह देखिए नस्तलीक लिपि है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानेंगे नए सामाजिक और राजनीतिक समूह के बारे में। देखिए चैप्टर थोड़ा बड़ा है, इसलिए आप लोग धैर्य रखें, इसको पढ़िए। सन 700 और 1750 के बीच के 1000 वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखता है। मुख्य रूप से इसलिए कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन हुए। देखिए दोस्तों, आप लोग सोच रहे हैं कि एक एक लाइन क्यों हम पढ़ा रहे हैं। देखिए सीटेट वाले जो है इन्हीं लाइनों में से प्रश्न बना लेते हैं, इसलिए सीटेट के एग्जाम के लिए एनसीईआरटी का एक एक लाइन ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए आप लोग एक एक लाइनों को ध्यान से देखिए। जब पढ़े रहेंगे तो आप लोगों को कहीं से भी प्रश्न आएगा, आप लोग कर लेंगे। देखिए जिन्हें सीटेट में जो है अच्छे मार्क्स लाकर पास होना है, देखिए वे केवल एनसीईआरटी पढ़े 6, 7, 8 का, वे जो है अच्छा नंबर लाकर पास हो जाएंगे। इस काल में अलग अलग समय पर नए प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं, जैसे सिंचाई में रहट, कताई में चरखे और युद्ध में आग्नेयास्त्रों यानी बारूद वाले हथियार का इस्तेमाल। इस उपमहाद्वीप में नई तरह का खान पान भी आया, आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी। ध्यान रहे कि यह तमाम परिवर्तन नई प्रौद्योगिकियां और फसलें उन लोगों के साथ आए जो नए विचार भी लेकर आए थे। परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी काल रहा। इस युग में लोगों की गतिशीलता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना भी बहुत बढ़ गया था। अवसर की तलाश में लोगों के झुंड दूर दूर की यात्राएं करने लगे थे। इस उपमहाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थी। इस काल में जिन
समुदायों का महत्व बढ़ा। उनमें से एक समुदाय था राजपूत, जिसका नाम राजपूत रानी अर्थात राजा का पुत्र से निकला। देखिए सीटेट में यहाँ से प्रश्न बन जाएगा, राजपूत के बारे में पूछेगा कि इसके बारे में बताइए। तो देखिए राजपूत जो है, जिसका नाम राजपुत्र और अर्थात इसका जो अर्थ होता है राजा का पुत्र होता है। 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो छत्तीसगढ़ के होने का दावा करते थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। कवि और चारण राजपूतों की आचार संहिता प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ यानी कि मुख्यतः लिपिकों और मुंशियों का कार्य करने वाली जाति वही कायस्थ होती है आदि समूहों ने भी उठाया। इस पूरे काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी और खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था। कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से और पूरे तौर पर हुआ। पर्यावास में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। कुछ और वनवासी जमीन की जुताई करने लगे और कृषक बन गए। कृषकों के ये नए समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे। वे बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे और स्थानीय मालिक वर्ग की बेगार करनी पड़ती थी। परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगी। कुछ के पास ज़्यादा उपजाऊ जमीन होती थी, कुछ लोग मवेशी भी पालते थे और कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी आदि का कुछ काम कर लेते थे। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगे, लोग जातियों और उपजातियों में बांटे जाने लगे और उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा या नीचा दर्जा दिया जाने लगा। ये दर्जे अस्थायी नहीं थे। किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथों में कितनी सत्ता, प्रभाव और संसाधनों का नियंत्रण है, इसके आधार पर उसके दर्जे बदलते रहते थे। एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता था और किसी अन्य क्षेत्र में कोई और। अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। देखिए याद रखिएगा, जाति पंचायत के बारे में एग्जाम में पूछ सकता है। तो देखिए इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। लेकिन जातियों को अपने निवास के गांवों के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। इसके अलावा कई गांवों पर मुखियाओं का शासन होता था। मिल मिलाकर वे किसी राज्य की एक छोटी इकाई भर होती थी। और यहाँ पर देखिए हम लोग आगे बढ़ने से पहले जो कुछ इंपॉर्टेंट इसमें लाइनें से देख लेते हैं। देखिए जो आप लोगों को यह चित्र दिखाई दे रहा है, देखिए यह रहट है, यह प्राचीन काल का एक रहट है। तो देख सकते हैं किस प्रकार है, यह लकड़ी में बना हुआ है, सिंचाई के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। देख सकते हैं आपको यहाँ देखिए पर्यावास क्या होता है। इसका तात्पर्य किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहाँ के रहने वालों की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से है। इसे ही जो है पर्यावास कहते हैं। अब हम लोग क्षेत्र और साम्राज्य के बारे में चलिए देख लेते हैं। चोल, देखिए इसके बारे में हम लोग अध्याय 2 में पढ़ेंगे और देखिए तुगलक के बारे में अध्याय 3 में पढ़ेंगे और मुगल के बारे में अध्याय 4 में पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है कि चोल, तुगलक या मुगल जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते थे। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन, देखिए शासनकाल है 1266 से 1287 तक की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति में उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है, जो पूर्व में बंगाल यानी गौड़ से लेकर पश्चिमी अफगानिस्तान के गजनी यानी गजन तक फैला हुआ था और जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत यानी द्रोड़ भी आ जाता था। गौड़ आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग उसकी सेना के आगे पलायन कर जाते थे। इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं। साथ ही वे यह समझने की कोशिश में भी लगे रहते हैं कि शासक लोग इस उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकार का उल्लेख क्यों करते रहते हैं।
कुछ हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पर देखिए यह मानचित्र 3 है, इसके बारे में देखिए लिखा है कि मिस्र के शिहाबुद्दीन उमरी द्वारा रचित मसालिक अल अबसर फी ममालिक अल अमसर के अनुसार मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आने वाले प्रांत। तो देखिए मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में जो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो आने वाले प्रांत थे, देख सकते हैं आप लोग, यही है। जैसे यहाँ पर देखिए मुल्तान है, कलानौर, लाहौर, समाना, सरस्वती, कड़ा, अवध, बिहार, लखनौती, आजनगर, मालवा, यहाँ देखिए तेलंगाना, देवगिरी गुजरात, दिल्ली, हांसी, कुहराम। तो देख सकते हैं यह जो है मोहम्मद तुगलक का जो है प्रांत है दिल्ली सल्तनत में आने वाले। अब हम लोग देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए भाषा तथा क्षेत्र देख लेते हैं हम लोग, यहाँ से एग्जाम प्रश्न पूछा है। सन 1318 में कवि अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया था कि इस देश के हर क्षेत्र की एक अलग भाषा है। सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री यानी कि दक्षिण कर्नाटक में, तेलंगानी आंध्र प्रदेश में, गुजरी गुजरात में, मवारी तमिलनाडु में, गौड़ी बंगाल में, अवधी पूर्वी उत्तर प्रदेश में और हिंदवी दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में। अमीर खुसरो ने आगे बतलाया है कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है। यह एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते हैं, आम जनता नहीं। अमीर खुसरो द्वारा उल्लिखित भाषाओं की एक सूची बनाई है। यहाँ पर देखिए आप लोगों को, यह इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखिएगा आप लोग कि संस्कृत जो है यह एक प्राचीन भाषा है। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ तक तो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। देखिए सन 700 तक कई क्षेत्रों के अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे और उनकी अपनी भाषा तथा सांस्कृतिक विशेषताएं स्पष्ट हो गई थी। अध्याय 7 में आपको इनके बारे में और भी जानकारी मिलेगी। ये क्षेत्र विशेष शासक राजवंशों से भी जुड़ गए थे। इन राज्यों के बीच काफ़ी टकराहटें चलती रहती थी। कभी कभी चोल, खलजी, तुगलक और मुगल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैला एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। ये सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे। 18वीं सदी में मुगल वंश पतन के ढलान पर था, फलस्वरूप क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे। लेकिन वर्षों से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का शासन चल रहा था उससे क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई थी। उन पर कई छोटे बड़े राज्यों का शासन चलता रहा था और उन राज्यों की बहुत सी बातें इस उपमहाद्वीप के अधिकतर भाग पर फैले इन क्षेत्रों को विरासत में मिली थी। इस तथ्य का पता हमें उन कई परंपराओं से लगता है जो इन क्षेत्रों में उभरी थी। इन परंपराओं में कुछ एक दूसरी से भिन्न और कुछ एक समान है। ऐसी परंपराएं हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उच्च संस्कृति तथा भाषा के संदर्भ में मिलती है। सन 700 से लेकर 1750 के बीच के 1000 वर्षों में इन विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग अलग नहीं पनपी थी। हालांकि उनके चरित्र की अपनी विशिष्टताएं बनी रही थी, मगर समन्वय की सर्व क्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव भी उन पर पड़ा था। अब चलिए हम लोग देखते हैं पुराने और नए धर्म के बारे में। इतिहास के जिन 1000 वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं, इनके दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए। दैविक तत्व में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही वैयक्तिक स्तर पर होती थी, मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्रायः स्थानीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे ही इनकी आस्थाओं में भी परिवर्तन आता गया। आज हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं उसमें भी इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए। इन परिवर्तनों में से कुछ थे नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण और समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व तथा बढ़ती सत्ता आदि। संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था। इनके संरक्षक थे नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे। इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा और भी बढ़ गया था। यहाँ पर देखिए संरक्षक किसे कहा जाता है? कोई प्रभावशाली धनी व्यक्ति जो किसी कलाकार, शिल्पकार, विद्वान या अभिजात जैसे किसी अन्य व्यक्ति को मदद या सहारा दे उसे ही संरक्षक कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में आया।
इसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रेमल इष्ट देवी देवता के रूप में की गई थी जिस तक पुजारियों के विशद कर्मकांड के बिना ही भक्त स्वयं पहुंच सके। इस विषय में और साथ ही दूसरी परंपराओं के बारे में आपको जो है अध्याय 6 में जानकारी मिलेगी। यही वह युग था जिसमें इस उपमहाद्वीप में नए नए धर्मों का भी आगमन हुआ। कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहल 7वीं सदी में व्यापारियों और आप्रवासियों के जरिए पहुंचा। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं। याद रखिएगा, मुसलमान जो है कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं। केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं, जिसका प्रेम, करुणा और उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो। कई शासक इस्लाम और इसके विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्यायशास्त्रियों अर्थात उलेमा को संरक्षण देते थे। हिंदू धर्म की ही भांति इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग अलग तरह से व्याख्या करते थे। मुसलमानों में कुछ शिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते थे, और कुछ सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। देखिए दोस्तों, सीटेट में यहाँ से प्रश्न पूछा गया है शिया और सुन्नी के बारे में, तो याद रखिएगा आप लोग। देखिए लिखा है कि मुसलमान में कुछ शिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते थे, और कुछ सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे, और आगे भी इनकी परंपरा चलती रही। इस्लामी न्याय सिद्धांत, विशेषकर भारत में हनफी और शफी ऐसे सिद्धांत हैं कि विभिन्न परंपराओं में भी कई महत्वपूर्ण अंतर रहे। ऐसे ही धर्म सिद्धांतों तथा रहस्यवादी विचारों को लेकर विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं समय और इतिहास काल के कालखंडों पर विचार। देखिए, इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते हैं, यानी कि केवल घंटों, दिन या वर्षों के बीतने के रूप में ही नहीं देखते हैं। उनका नज़रिया यह है कि समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तनों को झलकाता है। यह दिखलाता है कि विचारों और विश्वासों में कितना स्थायित्व रहा है और कितना परिवर्तन आया है। यदि अतीत को समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्सों, युगों या कालों में बांट दिया जाए तो समय का अध्ययन कुछ आसान हो जाता है। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा था। देखिए दोस्तों, यह जो लाइन है, यही देखिए जो जनवरी में सीटेट हुआ है, उसमें देखिए पूछा गया है। तो देख सकते हैं कहाँ से सीटेट वाले प्रश्न पूछ सकते हैं। यदि आप देखेंगे जनवरी वाले सीटेट में ही प्रश्न पूछा है, तो यहाँ पर इसको याद रखिएगा। तो 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा था। देखिए, एक हिंदू में, मुस्लिम, ब्रिटिश। देखिए, बहुत हिंदू, मुस्लिम, सिख बाकी लोग जानते हैं, लेकिन नहीं, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में बांटा था। यह विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है और अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में और कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता। इस दृष्टिकोण में इस उपमहाद्वीप की अपार विविधता की भी उपेक्षा हो जाती थी। इस काल विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकार ही स्वीकार करते हैं। अधिकतर इतिहासकार आर्थिक तथा सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं। पिछले साल आपने जो इतिहास पढ़े थे उसमें प्राचीन समाजों के कई प्रकारों का समावेश था, यानी हम लोग जो क्लास 6 वाले एनसीईआरटी पढ़े थे, जैसे शिकारी संग्राहक, प्रारंभिक दौर के कृषिकर्मी, शहरों और गांवों के निवासी और प्रारंभिक दौर के राज्य और साम्राज्य। इस साल आप जो इतिहास पढ़ेंगे उसे प्रायः मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। इसमें आपको कृषक समाजों के विस्तार, क्षेत्रीय और साम्राज्यिक राज्यों के उदय, कभी कभी तो ग्रामवासियों और वनवासियों की कीमत पर प्रधान धर्मों के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म के विकास और यूरोप से व्यापारिक कंपनियों के आगमन के बारे में और विस्तार से जानकारी मिलेगी। भारत के इतिहास के 1000 साल अनेक बदलावों के साक्षी रहे हैं। आखिर 16वीं और 18वीं शताब्दियाँ 8वीं या 11वीं शताब्दियों से काफ़ी भिन्न थी। इसलिए इस सारे काल को एक ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्याओं से खाली नहीं है। फिर मध्यकाल की तुलना प्रायः आधुनिक काल से की जाती है। आधुनिकता के साथ भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का भाव जुड़ा हुआ है। इससे आशय यह निकलता है कि मध्यकाल रूढ़िवादी
था और उस दौरान कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं था। इन हजार वर्षों के दौरान इस उपमहाद्वीप के समाजों में प्रायः परिवर्तन आते रहे हैं और कई क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था तो इतनी समृद्ध हो गई थी कि उसने यूरोप की व्यापारी कंपनियों को भी आकर्षित करना आरंभ कर दिया। इस पुस्तक को पढ़ते समय आप परिवर्तन के चिन्हों तथा यहाँ सक्रिय ऐतिहासिक प्रक्रियाओं पर ध्यान देते चलें। देखिए, और जब भी संभव हो इस पुस्तक में आप जो पढ़ रहे हैं उसकी तुलना पिछले वर्ष पढ़ी हुई बातों से करने की कोशिश करें। देखिए, आप लोग जो है क्लास 6 वाला एनसीईआरटी जो हम पढ़ा चुके हैं उसको आप लोग पूरा पढ़ लीजिए। वही देखिए एग्जाम में वहीं से प्रश्न आपको पूछा जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा है कि कल्पना करें, ये सब देख सकते हैं। अब देखिए हम लोग का जो है चैप्टर ख़त्म हो चुका है। तो देखिए दोस्तों, यह चैप्टर काफ़ी बड़ा था। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और देखिए दोस्तों, जो पीछे वाले वीडियो हैं क्लास 6 वाले, जो 6 का हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी है, जाकर पढ़ दीजिएगा, काफ़ी आप लोगों को हेल्प मिलेगा। तो अब मिलते हैं हम लोग अगले चैप्टर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।